सिंपल सवाल है। डॉक्टर जी आप ये बताएं, डायबिटीज की अगर बात करें, अगर डायबिटिक महिला है, ज्यादातर जो इंसुलिन पर होती हैं उनको ये लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन लिया जाए या बंद कर दें, क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मेरा मानना है कि जो दवाएं पेशेंट खुद लेते हैं वो सेफ समझते हैं, जो शायद हमें कभी प्रिस्क्राइब करते हैं तो शायद वो अनसेफ हो जाता है कभी कभी। लेकिन मैं बताऊं कि अगर प्रेगनेंसी में 2 दवाएं इन डॉक्टरों के सामने बोल सकता हूँ वो सेफ पाई गई, वो थायरोक्सिन या इंसुलिन। इतने सालों से, बिकॉज इंसुलिन आपके शरीर में बनता है, और बिकॉज प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण जब शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन ही हम लोग सप्लीमेंट करते हैं, और लास्ट 50-60 सालों से जो इंसुलिन बनाई जा रही है वो हम लोग सिर्फ रिप्लेस करते हैं। तो इंसुलिन कंप्लीटली सेफ पाई गई है, लेकिन सैडली शुगर सेफ नहीं है बेबी के लिए। बेबी का आउटकम इंटैक्ट फीटल डेथ, बच्चों की मौत हो सकती है, एबनॉर्मलिटी होती है, सीजरियन सेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस, बेबी का आईसीयू में स्टे करना, बेबी का आफ्टर डेथ होने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए इंसुलिन कंप्लीटली सेफ है, बिकॉज वो इंजेक्शन छोटा सा प्रिक है, बस वही लोगों को परेशान करता है। और मैं लोगों को बोलता हूँ एज ए मदर आपको बहुत प्रिक्स होंगे, बहुत ज़्यादा, ये तो छोटा ही सा प्रिक है, तो इसके लिए कृपया आप लोग परेशान ना हो। और ये 12, 14, 18 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान की बातें हैं, तो इसलिए परेशान ना करें। शुगर कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं बोलता हूँ इसकी समझ कभी कभी लोग को लेट हो जाती है। मैं दूसरी बात ये भी बोलता हूँ, ये लाइक T20 इनिंग्स है, हर एक शुगर हर एक दिन के लिए इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं लाइक अदर डायबिटीज़ कंडीशन। तो प्रेगनेंसी में एवरी डे शुगर इज़ इंपॉर्टेंट। हम लोग ज़्यादा वेट करेंगे तो बेबी का साइज़ बढ़ जाएगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। अपने अंकल आंटियों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों की सलाह करने की ज़रूरत है। इंसुलिन लेने की बहुत ही ज़रूरत होती है अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो। जी। और इस समय सलीम हैं हाथरस उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। सलीम साहब बहुत स्वागत आपका, पूछें सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरी वाइफ के ना 8 महीने में पेट में पानी था। अच्छा। तो पानी खत्म हो गया था, मतलब जो डॉक्टरों से चेक कराया था अल्ट्रासाउंड में जी, तो पानी बिल्कुल 0 पॉइंट बता रहे थे जी। तो उन्होंने कहा था कि अभी इनका जो है ना क्या नाम है, ऑपरेशन होगा तभी बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। अच्छा जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा ये पेट का पानी कैसे कम हो जाता है या खत्म कैसे हो जाता है? डॉक्टर त्रिवेदी। जो मुझे समझ में आया है, ये कह रहे हैं 8 महीने इनकी महिला का गर्भ है वाइफ का, और पानी खत्म हो गया जिसको हम लाइकर बोलते हैं। तो ये कभी कभी हो जाता है, प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 8 महीने पूरे हो गए हैं तो मैं मानूंगी 36 वीक से ऊपर ही होनी चाहिए प्रेगनेंसी। और अगर पानी बिल्कुल नहीं बन रहा है, एक तो महिला खूब पानी पी सकती हैं, थोड़ा सा पानी में उसमें फ़र्क आएगा, और दूसरा कभी कभी बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, बट मुझे लगता है कि वो उन्होंने रूल आउट कर दिया होगा। अगर बच्चे में प्रॉब्लम होती है तो शुरू से ही पानी की दिक्कत होती है। ऑपरेशन की सलाह दी गई है इनको। हाँ, तो 8 महीने पे एक्चुअली डिपेंड करेगा बहुत सारी और चीज़ों को देख के। अच्छा। कि कितना पानी है, पानी पीने के बाद भी पानी नहीं बन रहा है तो डॉपलर वगैरह करके बच्चे की दिल की धड़कन कैसी है वो। लेकिन अगर बिल्कुल पानी नहीं है, बच्चा अदरवाइज स्वस्थ है, तो हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। तो ये तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही डिसीजन लेते हैं कि उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर बिल्कुल पानी नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी दिक्कत हो जाती है और बच्चे की हार्ट बीट पे असर पड़ सकता है। इसलिए हो सकता है डॉक्टर ने उनको सलाह दी होगी सिजेरियन की, बट वो बहुत सारी फैक्टर्स को लिया जाता है, ना कि केवल पानी को। जी, तो इनको ज़रूरत है कुछ और ज़्यादा सवाल पूछें जो डॉक्टर्स हैं उनसे, और उनसे बिल्कुल जो स्थिति है स्पष्ट तौर पर जान लें। और अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण के हृदय, पाचन तंत्र व रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। दूसरे महीने में आँखें, नाक, होंठ, जीभ, कान और दांतों का निर्माण होता है। हृदय का दाएं व बाएं भाग में विभाजन होता है और चेहरे का आकार बन जाता है। तीसरे महीने में अधिकतर अंगों का कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। कान, एड़ी व कलाई का निर्माण होता है। नाभि बन जाती है। भ्रूण की लंबाई लगभग 6.7 सेंटीमीटर और वजन लगभग 18 ग्राम हो जाता है। गर्भावस्था के चौथे महीने में भ्रूण के हाथ व पैर की उंगलियां बन जाती हैं। लिंग का पता लगना संभव हो जाता है। त्वचा पर बाल आने लगते हैं और बच्चे का पैर चलाना प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में भ्रूण के आंतरिक अंगों का विकास होता है। भौहें व पलकें बनती हैं।
अल्ट्रासाउंड में बच्चे का अंगूठा चूसना स्पष्ट देखा जा सकता है। छठे महीने में भ्रूण का तीव्र विकास होता है, शिशु सांस लेने लगता है और आपकी बातें सुन सकता है। 7वें महीने में शिशु का आंख खोलना और बंद करना प्रारंभ होता है, शिशु का हृदय धड़कने लगता है। 8वें महीने में त्वचा के नीचे की परत बनती है, शिशु का पेट में घूमना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन फेफड़े पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। 9वें महीने में 37 से 40 हफ्तों में शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और फेफड़े पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से होता है भ्रूण का विकास, और जो बात हो रही थी चर्चा में कि बहुत ज़रूरी है थैलेसीमिया की जांच कराना। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर JS अरोड़ा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी से। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में। नमस्कार जी। आपसे जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया की जब बात आती है, आपसे कई बार कार्यक्रम में बात हुई तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या बताना चाहेंगे, आपकी जांच की क्या भूमिका है और क्यों जरूर करवा लेनी चाहिए? हाँ, ऐसा है कि थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें कि सारी उम्र खून चढ़ाना पड़ता है जी, और उससे और इलाज बहुत महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम बचा सकते हैं यदि गर्भावस्था के आरंभ में ही, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगता है, अगर उसकी हम एक थैलेसीमिया कैरियर की जांच कर लें, और अगर जो लेडी है वो थैलेसीमिया कैरियर है तो हस्बैंड की जांच भी बहुत आवश्यक हो जाती है। और यदि दोनों कैरियर हैं तो करीब 10 हफ्ते की भ्रूणावस्था से मालूम पड़ जाता है कि भ्रूण थैलेसीमिया रोगी है या नहीं है। तो अगर रोगी है तो उसके लिए एक लेडी के लिए गर्भपात की संभावना रहती है, जो कि पूरी तरह वैधानिक है, कानूनी है जी। तो यूजुअली क्या होता है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेती हैं, HIV टेस्ट कराती हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराती हैं, लेकिन थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं कराती जी। लेकिन अगर उस समय हीमोग्लोबिन के बजाय अगर हर लेडी का एक HbHPLC या HbA2 टेस्ट का नाम है वो हो जाए तो हम इस रोग को बचा सकते हैं जी। क्योंकि भारतवर्ष में करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि थैलेसीमिया कैरियर हैं और करीब 10 से 12 हजार बच्चे हर साल पैदा होते हैं जी। और एक बच्चे पर कम से कम 30 यूनिट ब्लड की हर महीने चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम एक बच्चे की भी जान थैलेसीमिया से बचा लें, मतलब उसको थैलेसीमिया से रोक लें, तो हमें करीब 1000-1500 यूनिट ब्लड और कई करोड़ रुपया हम उसका इलाज में बचा सकते हैं जी। तो मैं आपके माध्यम से सभी ऑब्स्टेट्रिशियंस को कहना चाहूंगा कि ये हर प्रेगनेंसी में जब भी कोई लेडी पहली बार आती है तो फौरन उसका थैलेसीमिया की जांच जरूर होनी चाहिए जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा आपका। और जिस तरह से डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है जांच करवाना, और उनका ये भी कहना होता है कि जब शादी की तैयारी हो तो जन्मपत्री मिलाने से पहले ज़रूरी है कि अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवा के उसको मैच करवा लिया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, खतरों की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले प्रेगनेंसी में जाँच कराना ज़रूरी है, आपने बताया। उसके बाद ड्यूरिंग ड प्रेगनेंसी किस तरह से विजिट्स होनी चाहिए डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास? प्लान क्या होना चाहिए उसका? जैसा कि हमने कहा कि पहले शुरू में ही आ जाना चाहिए, उसमें हमें डेट पता चल जाती है और कोई बीमारी तो नहीं है महिला को, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसका वज़न ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हार्ट डिजीज़ नहीं है, वो हम सारी पूरी जांचें कर लेते हैं। तो अगर महिला स्वस्थ है तो हम उसको अगले महीने देख सकते हैं। एक महीने के शुरू के 3 मंथ्स में एक महीने के अवधि पे उसको हम देख सकते हैं और हर बारी उसका ब्लड प्रेशर, वज़न और शुगर की जाँच, यूरिन की जाँच, वो सब हम करा सकते हैं उसकी। और शुरू के 3 महीने में जैसा कि हमने बोला कि थोड़ा सा नॉजिया, वॉमिटिंग होता है, तो हल्की डाइट वो कंटिन्यू कर सकती है और सिर्फ फोलिक एसिड हम देते हैं। 3 महीने के बाद हम उसको आयरन शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द वीमेन आर एनीमिक, हीमोग्लोबिन उनका कम होता है। अगर हीमोग्लोबिन पूरा भी है तो उनके स्टोर्स कम होते हैं आयरन के, क्योंकि एक तो ये भी रीज़न है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियंस का थोड़ा सा आयरन इंटेक इतना अच्छा नहीं हो पाता और जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम 3rd मंथ ऑनवर्ड 3.5 या 4 मंथ्स पे आयरन की टैबलेट्स उनको देना शुरू करते हैं और जो हम चाहते हैं कि वो रेगुलरली लें। 1 गोली हर रोज़ लेने से उनका एनीमिया नहीं होगा, बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, उनका भी हीमोग्लोबिन बना रहेगा। और दूसरा हमें ये रहता है कि डाइट का बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा खाना खाए। अच्छे खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो वो संतुलित भोजन होना चाहिए, सब कुछ उसमें मात्रा में होना चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी, अच्छे खाने का मतलब यहाँ माना जाता है जिसमें ढेर सारा घी हो, ड्राई फ्रूट्स हों और बहुत सारी कैलोरीज हों,
क्या सहमत हैं आप इससे? हाँ, नहीं, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि बहुत तला हुआ और बहुत संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट एक लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत घी वगैरह तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे फिर ओबेसिटी और वो आएगा, मोटापा आएगा। एक्चुअली बहुत तरीके के लोग होते हैं, कई अंडरवेट होते हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं कमज़ोर होती हैं, तो उनको हम थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज देना चाहते हैं। 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, बट अगर उसका वेट और कम है तो हम थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला पहले से ही ज़्यादा ओवरवेट है या ओबीज है, बहुत ही मोटी है, उसका थोड़ा वेट इतना नहीं बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डाइट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट जो नॉर्मल वेट के लोग हैं वो नॉर्मल खाना खाएंगे, जो कि बैलेंस डाइट हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। सिर्फ 300 कैलोरीज हम उसकी बढ़वाएंगे, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, फैट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे। और हमें देखना चाहिए कि विटामिन उसमें अच्छे से जा रहे हैं, और आयरन की मात्रा और कैल्शियम की बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा है इंडिया में विटामिन डी और कैल्शियम की काफ़ी कमी आ रही है। जैसे पहले हम लोग शायद धूप में ज़्यादा रहते थे, अब सब लोग अंदर रहते हैं, तो कैल्शियम भी हम यूजुअली इन महिलाओं को शुरू कर देते हैं, पहले 3 महीने के बाद हम शुरू कर देते हैं इनका। और रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे जैसे टाइम से हम बताते हैं वैसे उनका आना। शुरू के 3 महीने में एवरी मंथ, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद, और लास्ट के 4 वीक्स में हर हफ्ते हम उनको एग्जामिन करना चाहते हैं। जी।